नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज की सुबह एक बड़ी खबर लेकर आई। सुबह सुबह सरकार ने पीएफआई के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके 8 सहयोगी संगठनों को बैन कर दिया। अब पीएफआई के नाम से कोई एक्टिविटी नहीं होगी। इस सारे अकाउंट सीज कर दिए जाएंगे। इसके सारे ऑफिस बंद कर दिए जाएंगे। पीएफआई पर बैन लगा, लेकिन पीएफआई की पॉलिटिकल विंग सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई पर कोई पाबंदी नहीं लगी। एसडीपीआई राजनीतिक दल के तौर पर इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है, इसलिए इसके बारे में फैसला चुनाव आयोग करेगा। लेकिन जैसे ही पीएफआई पर बैन की बड़ी खबर आ जाई तो पूरे देश में हलचल शुरू हो गई। लेकिन कोई कुछ कर पाता, पीएफआई और उसके सपोर्टर सड़कों पर उतर पाते, इससे पहले ही कोच्चि से लेकर दिल्ली तक हर जगह पीएफआई के दफ्तरों के बाहर सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए थे। इसलिए कहीं किसी तरह का कोई हंगामा नहीं हुआ, कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। पीएफआई से जुड़े लोगों या दूसरी इस्लामिक तंजीमों की तरफ से कोई बयानबाजी भी नहीं हुई। लेकिन सियासत जरूर हुई। बड़ी बात है कि असदुद्दीन ओवैसी से लेकर बदरुद्दीन अजमल तक किसी ने यह नहीं कहा कि पीएफआई पर पाबंदी गलत है। लालू यादव से लेकर शफीकुर रहमान बर्क तक किसी ने यह नहीं कहा कि सरकार ने जो किया वो गलत किया। सबने यही कहा, अगर पीएफआई पर बैन लगाया है तो आरएसएस पर पाबंदी क्यों नहीं? सरकार सेलेक्टिव एक्शन क्यों ले रही है? कुछ लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि सरकार ने पीएफआई पर किस आधार पर पाबंदी लगाई? जांच एजेंसी के पास क्या सबूत है? उन्होंने कहा, पीएफआई तो सामाजिक संगठन है, लोगों की भलाई के काम करता है। सरकार मुसलमानों को परेशान क्यों कर रही है? आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि सरकार के पास पीएफआई के खिलाफ क्या क्या सबूत हैं, जांच कब से चल रही थी, पीएफआई के खिलाफ ऑपरेशन ऑक्टोपस की प्लानिंग कब से शुरू हुई, और मैं आपको उन मुस्लिम संगठनों की बात भी सुनवाऊंगा जो कह रहे हैं कि सरकार ने अच्छा काम किया। लेकिन सबसे पहले यह बताता हूं कि आज सरकार ने आदेश जारी किया, उसमें क्या क्या कहा गया, पीएफआई पर बैन की क्या वजह बताई गई। पॉपुलर फ्रंट पर प्रतिबंध लगाने का आदेश आज सुबह करीब 5:45 बजे जारी हुआ। पीएफआई के साथ साथ इससे जुड़े 8 संगठनों रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, इमामों के संगठन ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल विमेन फ्रंट, नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन केरल पर 5 साल के लिए पाबंदी लगा दी गई। भारत सरकार की तरफ से जारी राजपत्र में साफ साफ लिखा गया है कि पीएफआई और इससे जुड़े दूसरे संगठन खुद को सामाजिक संगठन बताते हैं, लेकिन असल में इनका एक सीक्रेट एजेंडा है। ये संगठन मुसलमानों को कट्टर बनने के लिए भड़काते हैं, देश में लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं, देश के संविधान के खिलाफ काम करते हैं, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के मंसूबे पर काम कर रहे थे। होम मिनिस्टर का कहना है कि पीएफआई आपराधिक और आतंकवादी दोनों तरह की गतिविधियों में शामिल है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने 2010 में पैगंबर साहब के अपमान का आरोप लगाकर केरल में टीजे जोसेफ नाम के प्रोफेसर का हाथ काट दिया था। इसके अलावा केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में पीएफआई के लोग 10 लोगों की हत्या में शामिल पाए गए। इतना ही नहीं, पॉपुलर फ्रंट के इस्लामिक स्टेट, जमातुल मुजाहिदीन, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के एक्टिव आतंकवादी संगठनों से संपर्क लगातार बने रहे। यह संगठन नौजवानों को हथियारों की ट्रेनिंग देने के लिए कैंप लगाता था। पीएफआई के नेता युवाओं को आईएसआईएस में शामिल होकर जिहाद के लिए उकसाते थे। होम मिनिस्ट्री के आदेश में यह कहा गया कि पीएफआई और इससे जुड़े संगठनों ने फॉरेन फंडिंग का बड़ा नेटवर्क फैलाया हुआ था। जांच एजेंसीज को उनके खातों में भारी मात्रा में कैश जमा होने के सबूत मिले हैं। विदेशी पैसे और विदेशी संगठनों से सहयोग लेकर पीएफआई देश में इंस्टेबिलिटी फैलाने में लगा था। चूंकि सरकार ने सिर्फ 2 लाइन का आदेश जारी नहीं किया, पूरे कारण बताए, क्या क्या बरामद हुआ, कौन कौन से केसेस हैं, पीएफआई ने किस राज्य में कितने कारनामे किए, सब कुछ डिटेल में इस दस्तावेज में लिखा गया है। इसलिए किसी को सरकार के फैसले का विरोध करने का मौका नहीं मिला। लेकिन विरोधी दलों के नेता खामोश तो नहीं रह सकते।
असदुल ओवैसी रोज कहते थे कि अगर पीएफआई गड़बड़ी कर रही है तो सरकार इस पर बैन क्यों नहीं लगाती। आज सरकार ने बैन कर दिया तो बोले सरकार ने सिर्फ पीएफआई पर ही पाबंदी क्यों लगाई, उन संगठनों को बैन क्यों नहीं किया जिनके लोग अजमेर शरीफ ब्लास्ट केस में दोषी पाए गए थे। मैंने हमेशा पीएफआई की जो ये रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच है उसका हमेशा मैं अपोज किया हूं और करता रहूंगा, चाहे कोई रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच अडॉप्ट करेगा। मगर ये बैन इसलिए हम सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि चंद इंडिविजुअल अगर कोई क्राइम करते हैं उस बिना पर अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को बैन करेंगे, ये जो ड्रैकोनियन बैन जो लगाया गया है ये मुस्तकबिल के लिए एक डेंजरस चीज़ है। क्योंकि आप ये कहना चाहेंगे कोई भी मुसलमान अपनी दिल में जो बात है, जहन में बात है वो ना करे, और जिस तरीके से हमारी इलेक्ट्रल जमहूरियत चल रही है वो फाशिज्म के करीब जा चुकी है। तो अब कोई भी नौजवान मुसलमान अपनी बात को रखेगा तो आप एक पैम्फलेट निकाल देंगे पीएफआई का, और फिर वो जो काला कानून है यूएपीए का उसको इस्तेमाल करेंगे। ये जो केस होगा, इस तरह जो केसेस मुस्तकबिल में बुक होंगे, नौजवान उसमें बुक होंगे, तो वो सेम सिद्दीक कप्पन की टाइमलाइन को फॉलो करेगा और उनको 2 साल 3 साल लगेंगे बेल मिलने के लिए। ये जो केस होगा, इस तरह जो केसेस मुस्तकबिल में बुक होंगे, नौजवान उसमें बुक होंगे, तो वो सेम सिद्दीक कप्पन की टाइमलाइन को फॉलो करेगा और उनको 2 साल 3 साल लगेंगे बेल मिलने के लिए। हमारा सरकार से पूछना यह है कि ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जिसमें मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का एक टोली चौकी हकीमपेट का रहने वाला उसकी मौत हुई थी, उसमें 2 लोगों को कन्विक्ट किया गया कोर्ट ने। वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ताल्लुक उनका बताइए, कोर्ट का जजमेंट कह रहा है, और उस ऑर्गेनाइजेशन को तो आप बैन नहीं करेंगे। राइट विंग हो, मिडिल विंग हो, सेंटर विंग हो, कोई विंग हो, जो भी रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म की तरफ किसी को लेकर जाता है उसको अपोज करने की ज़रूरत है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि रेडिकलाइजेशन सिर्फ एक तरफ हो रहा है, नहीं, रेडिकलाइजेशन हर तरफ हो रहा है। आमतौर पर हमने देखा है कि मुसलमानों से जुड़ा कोई भी मसला हो, ओवैसी पूरे जोश के साथ बोलते हैं, धारा प्रवाह बोलते हैं, जबरदस्त बोलते हैं। लेकिन आज पहली बार मैंने महसूस किया कि ओवैसी अपना बयान लिखकर लाए थे। पहले अंग्रेजी में बयान पढ़ा, फिर हिंदी में पढ़ा, और इसके बाद यह कहा कि कोई सवाल नहीं लेंगे। वरना ओवैसी साहब सवालों के जवाब देने से कभी नहीं बचते। आज ओवैसी संभल कर बोले, सीधे सीधे आरएसएस का नाम भी नहीं लिया। यह नहीं कहा कि पीएफआई पर बैन लगाया तो आरएसएस पर बैन क्यों नहीं लगाया। बात कही लेकिन इशारों में। यह ओवैसी का स्टाइल नहीं है, वो सीधा बोलते हैं। लेकिन अगर असदुल ओवैसी इतना संभल कर बोल रहे थे तो इसका मतलब साफ है, ओवैसी भी जानते हैं कि सरकार के पास सबूत हैं और पीएफआई कमजोर विकेट पर है। मैं आपको बताता हूं कि सरकार ने पीएफआई पर बैन लगाने के पीछे क्या क्या दलीलें दी हैं, जांच के दौरान मिले किन किन सबूतों का हवाला दिया है। यूपी के बाराबंकी से गिरफ्तार किए गए पीएफआई नेता मोहम्मद नदीम के यहां से बम बनाने के तरीके सिखाने वाले दस्तावेज मिले हैं। इसी तरह यूपी के खदरा से पकड़े गए पीएफआई नेता अहमद बेग नदवी के यहां से आसानी से मिलने वाले सामान की मदद से आईईडी बनाने का नुस्खा बनाने वाली किताब मिली है, जो पीएफआई के शॉर्ट कोर्स का हिस्सा है। तमिलनाडु से गिरफ्तार किए गए एसडीपीआई के नेता बरकतुल्ला के ठिकाने से जीपीएस से लैस 2 मरीन वॉकी टॉकी सेट मिले हैं। बेंगलुरु से पकड़े गए पीएफआई के नेता शाहिद खान के यहां से भारी तादाद में नकदी बरामद हुई है। इसी तरह कोलकाता और महाराष्ट्र में पीएफआई के नेताओं के यहां से फिजिकल ट्रेनिंग देने की गाइड मिली है। पीएफआई नेताओं के ठिकानों और दफ्तरों पर एनआईए, ईडी और स्टेट पुलिस ने देश भर में 2 राउंड में छापेमारी की थी। पहले 22 सितंबर को बड़े नेता पकड़े गए, फिर 27 सितंबर को छापेमारी में सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप को हिरासत में लिया गया। इन रेड्स के दौरान एजेंसीज को बहुत सारे ब्रोशर, बहुत सारे दस्तावेज और सीडी मिली हैं,
जिनमें पीएफआई के मिशन 2047 का जिक्र है। इसके अलावा जांच एजेंसियों को पेन ड्राइव्स मिली हैं जिनमें इस्लामिक स्टेट, गजवाए हिंद, इस तरह की संस्थाओं के वीडियोस मिले हैं। फुलवारी शरीफ में रेड के दौरान 2047 तक भारत को इस्लामिक स्टेट कैसे बनाना है, इसका पूरा प्लान मिला था। सरकार का दावा है कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज के पक्के एविडेंस मिलने के बाद ही पीएफआई पर बैन लगाया गया है। इसीलिए आज किसी ने पीएफआई के सपोर्ट में कुछ नहीं कहा। लालू प्रसाद यादव बोले, उन्होंने इतना कहा कि इस तरह के फैसले ठीक नहीं है। अगर पीएफआई खतरनाक है तो संघ परिवार कौन सा कम है, संघ पर भी पाबंदी लगे। पीएफआई का जांच हो रहा है और पीएफआई की तरह जितने भी संगठन हैं इंक्लूडिंग आरएसएस, इस सब पर प्रतिबंध लगाइए। एकरूपता लगे, दिखने को लगे। ऐसा नहीं कि ये फीलिंग जाए कि खास करके मुस्लिम संगठनों को ये तो दुर्गा बहानी भी बनाए थे और आरएसएस को बैन पहले भी किया गया था इमरजेंसी में भी, और एक साथ इस तरह के जितने भी संगठन हैं सबको बैन करिए और जांच करिए, कुछ मिले तो कार्रवाई करिए। पीएफआई का एक हुआ दिखा रहे हैं लोगों के ऊपर, तो सबसे पहले आरएसएस पर बैन करिए। आरएसएस को, ये उससे भी बदतर संगठन है। लालू यादव ने पीएफआई की तुलना आरएसएस से कर दी। ये लालू प्रसाद यादव की सियासत को सूट करता है। उन्होंने आरएसएस पर बैन की मांग की, ये उनकी सियासत को सूट करता है। लेकिन जहां तक पीएफआई का सवाल है, इस पर बैन को लेकर सरकार ने लंबा चौड़ा आदेश जारी किया है, जिसमें सारी बातें डिटेल में लिखी गई हैं। होम मिनिस्ट्री ने बताया कि 3 राज्यों कर्नाटक, गुजरात और यूपी ने पीएफआई पर बैन की सिफारिश की थी। केंद्र सरकार का दावा है कि अप्रैल 2013 में पीएफआई और इसकी पॉलिटिकल आर्म एसडीपीआई ने कन्नूर जिले में एक ट्रेनिंग कैंप लगाया था, जिसमें मुस्लिम नौजवानों को बम बनाने और हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई ताकि वो आतंकवादी वारदातों को अंजाम दे सके। पुलिस ने छापा मारकर इस ट्रेनिंग कैंप में शामिल लोगों को गिरफ्तार किया था। इसी तरह पॉपुलर फ्रंट का एक नेता अब्दुल कादिर तेलंगाना के निजामाबाद में एक फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर चला रहा था। वैसे तो इसमें जूडो कराटे की ट्रेनिंग देने का दावा किया जाता था, लेकिन जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि इस सेंटर में गरीब तबके के मुस्लिम नौजवानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काया जाता था, घातक हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। तेलंगाना पुलिस ने यूएपीए के तहत केस दर्ज करके एंटी नेशनल एक्टिविटीज के आरोप में 27 लोगों को अरेस्ट किया था। ये सारे मामले या तो उस वक्त के हैं जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, या उन राज्यों के हैं जहां बीजेपी पावर में नहीं है। लेकिन इसके बाद भी आज कई नेताओं ने पीएफआई पर बैन के सरकार के फैसले को गलत बताया। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि पीएफआई पर बैन से देश में लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा हो गया है। अगर पाबंदी लगानी ही है तो आरएसएस पर लगाओ। बैन मुनासिब नहीं है। इस तरीके से अगर बैन लगाएंगे तो सारी पार्टियां हिंदुस्तान की बंद हो जाएगी, डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। हिंदुस्तान की के अंदर जो जमहूरियत है, तो जमहूरियत का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मौजूद है हमारे सामने। उसमें कोई ऐसी दफ़ा नहीं है कि उनको मतलब ये देश के लोगों पर इस तरीके से कोई कहने का हक ना दिया जाए, उन पर पाबंदी लगाई जाए। उनके हर काम को आप संदिग्ध यानी मशकूक निगाहों से देखते हैं, तो ये तो आपकी तंग नजरी है, ये बात नहीं। पीएफआई को आप क्या राजनीतिक दल मानते हैं कोई? मैं तो राजनीतिक पार्टी मानता। गवर्नमेंट ने तो बताया है कि वो जिस तरीके का काम कर रहे थे वो देश विरोधी था, दंगों में काम कर रहे थे, भड़काने का काम कर रहे थे। तो वो कुछ भी कर सकती है। मुसलमानों का, हम मुसलमान हैं, हमारे साथ कितना इस देश में नाइंसाफी हो रही है और हुई है, तो इसका आज तक उसका कोई उन्होंने कोई उसमें मरहम तक भी नहीं रखा। आरएसएस का भी वर्क और उनका देखिए आपस में, बहरहाल वो क्या ऐसा काम कर रहे हैं और आरएसएस क्या काम कर रही है। आरएसएस तो कभी कोई कंडम नहीं किया गया। आरएसएस तो खिलाफ है मुसलमानों के। ये फैसला 24 ही करेगा।
24 में जब ये इलेक्शन आएगा तो बहरहाल अपोजिशन एक जगह इकट्ठा होकर इन सारी बातों का जवाब दे देगा और ये फैसला जब ही होगा 24 में। शफीकुर रहमान बर्क पीएफआई को सपोर्ट करें, सरकार का विरोध करें, इस मसले को हिंदू मुसलमान से जोड़ें, ये कोई नई बात नहीं है और न हैरानी की बात है। लेकिन सरकार का दावा है कि पीएफआई के नेताओं के संबंध आईएसआईएस से हैं। बांग्लादेश के प्रतिबंधित संगठन जमातुल मुजाहिदीन से भी पीएफआई के रिश्ते हैं। पीएफआई के कुछ नेता साउथ इंडिया में अंसार उल खिलाफा के नाम से एक टेरर मॉड्यूल चला रहे थे। अक्टूबर 2016 में केरल पुलिस ने कन्नूर में इस मॉड्यूल के 13 लोगों को गिरफ्तार किया था जो पीएफआई के मेंबर थे। ये लोग मुस्लिम नौजवानों को इस्लामिक स्टेट की तरफ से लड़ने के लिए सीरिया और इराक जाने के लिए उकसा रहे थे। इस टेरर मॉड्यूल में शामिल युवकों को भारत में यहूदियों और अहमदिया मुसलमानों को टारगेट करने का जिम्मा भी दिया गया था। इस मॉड्यूल ने हाई कोर्ट के जजेस, पुलिस अफसरों को और कोची में जमात इस्लामी के प्रोग्राम पर हमले का प्लान भी बनाया था। जब इस तरह के फैक्ट सामने हैं तो किसी संगठन ने पीएफआई पर बैन का विरोध नहीं किया, लेकिन जो पार्टियां पीएफआई के सपोर्ट में हैं उन्होंने दबी जबान से कहने की कोशिश की कि पाबंदी जल्दबाजी में लगाई गई। असम की पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट AIUDF ने कहा कि सरकार ने पीएफआई पर बैन तो लगा दिया, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। मैं समझता हूँ ये थोड़ा सा शायद बिफोर टाइम हो गया, इन्वेस्टिगेशन होने देना चाहिए था। अगर ये एंटी मतलब कंट्री कोई एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट है या सामाजिक कामों में इन्वॉल्वमेंट इनका है, इंक्वायरी के बाद अगर वो सब बातें आ जाती है तो कानूनन जो होना चाहिए वो तो होगा, लेना चाहिए। लेकिन इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे अभी इन पे कार्रवाई करना ये पता नहीं कैसा है, ये तो वही जाने। बार बार आरएसएस का नाम लेकर पीएफआई को सपोर्ट करने की जो कोशिश कर रहे हैं उन्हें सरकार की तरफ से जारी किया आदेश पढ़ना चाहिए। पीएफआई देश का नुकसान कर रहा था, साथ साथ देश के मुस्लिम नौजवानों की जिंदगी से खेल रहा था। उन्हें जिहाद के लिए, मरने के लिए अफगानिस्तान, सीरिया और इराक भेज रहा था। 2017 में केरल पुलिस ने वलापत्तनम में एक ऐसे ही मॉड्यूल को पकड़ा था। इस मॉड्यूल से जुड़े पीएफआई के लोगों ने कई मुस्लिम नौजवानों को सऊदी अरब, मलेशिया, टर्की और सीरिया भेजा। इनमें से 2 युवक अब्दुल मनफ और मोहम्मद सबीर तो सीरिया में मारे भी गए। पुलिस ने इस केस की जांच के बाद 5 लोगों को अरेस्ट किया था जो केरल में आईएसआईएस के लिए रिक्रूटमेंट करते थे। ये सब के सब पीएफआई से जुड़े थे। इतने पक्के सबूतों के बाद कोई भी सरकार के फैसले को सीधे चैलेंज नहीं कर सकता, इसलिए अब बात घुमा फिरा कर कही जा रही है। लेकिन सरकार ने फैसला कर दिया, अब जांच एजेंसीज कोर्ट में सबूत रखेंगी। लेकिन सरकार ने क्लियर कर दिया कि पीएफआई तेजी से पूरे देश में पांव पसार रहा था। 22 राज्यों में उसकी जड़ें जम चुकी थी, इसलिए सख्त कदम उठाना जरूरी था। लेकिन कांग्रेस के नेता, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, अगर पीएफआई इतने दिनों से देश विरोधी गतिविधियां चला रही थी तो सरकार क्या कर रही थी। आम जनता को सुरक्षा चाहिए, पर आम जनता ये पीएफआई हो, डीएफआई हो, इस सब से उनको मतलब नहीं, वो तो सुरक्षित रहना चाहते हैं। और अगर इतने दिन ये हो रहा था तो मेरा प्रश्न है आप क्या कर रहे थे? ये साल भर में तो उत्पन्न पैदा नहीं हुई। सर पीएफआई बोला जा रहा है कि रजिस्टर्ड संस्था है और आरएसएस से वो तो रजिस्टर्ड भी नहीं है, उसको लेके कई संगठन वो कर रहे हैं। देखो ये बात है कि ये नई संस्था नहीं है, पुरानी है, तो क्या उनको जो सबूत हैं क्या अभी मिले? अगर ये पहले से चल रही थी और ये आतंकवादी संस्थाओं से जुड़ी हुई थी तो आप इतने साल क्या कर रहे थे? कमलनाथ आज पीएफआई को बैन किए जाने पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन शायद वो भूल गए कि पीएफआई पर प्रतिबंध की मांग खुद कांग्रेस पार्टी ने की थी। 2012 में जब केरल में कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त केरल सरकार ने केरल हाईकोर्ट में एक हलफनामा दायर करके कहा था कि पॉपुलर फ्रंट बेहद खतरनाक संगठन है। कर्नाटक में भी जब कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त भी कांग्रेस ने पीएफआई पर बैन लगाने की मांग की थी।
लेकिन अब मोदी सरकार ने PFI पर बैन लगा दिया तो कांग्रेस सवाल उठा रही है। इसीलिए आज कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि आज कांग्रेस कुछ भी कहे, लेकिन इससे पहले कांग्रेस, CPI और CPM भी PFI को बैन करने की मांग कर रहे थे। It was a long time demand by the people of this country, by all political parties, including opposition. देश के लोग और सभी राजनीतिक दल, जिसमें CPI, CPM और कांग्रेस जैसी कई विपक्षी पार्टियां भी शामिल हैं, सभी लंबे समय से PFI पर बैन की मांग कर रहे थे। जो लोग PFI पर बैन की आड़ में RSS पर सवाल उठा रहे हैं, उनको जवाब दिया RSS के नेता इंद्रेश कुमार ने। इंद्रेश कुमार राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संयोजक हैं, मुसलमानों के बीच में काम करते हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस की सरकारें एक बार नहीं कई बार RSS पर पाबंदी लगाकर देख चुकी हैं, लेकिन सरकारों को हर बार अपना फैसला वापस लेना पड़ा। कांग्रेस पार्टी ने 1948 में बापू की हत्या के नाम पर संघ पर बैन लगाया और वह उस बैन को सिद्ध करने में असफल हुई। उसके बाद 1975 में कांग्रेस, उस समय की पंत प्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी ने तानाशाह बनने के लिए लोकतंत्र और संविधान को कुचलते हुए आपातकाल लगाते हुए संघ पर प्रतिबंध लगाया। अल्टीमेटली संघ पर से प्रतिबंध हटाना भी पड़ा और वह तानाशाही समाप्त हुई और देश में संघ लोकतंत्र का रक्षक बनकर उभरा। इसके बाद राम जन्मभूमि पर जो अवैध एक ढांचा बना था, वह जब गिर गया, उस समय फिर से कांग्रेस सरकार ने संघ पर प्रतिबंध लगाया और बड़ा अनर्गल प्रचार किया, परंतु उस समय भी उनको मुंह की खानी पड़ी। जब जब संघ पर किसी भी दल ने उंगलियां उठाई तो वह सूर्य पर थूकने समान सिद्ध हुआ और वह थूक उन्हीं के चेहरों पर गिरा। क्योंकि कुछ लोगों ने इल्जाम लगाया कि सरकार ने जल्दबाजी में फैसला किया, बिना सबूतों के, बिना जांच के PFI पर पाबंदी लगा दी। इस तरह की बातें कहने वालों को जवाब दिया महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने। फडणवीस ने कहा कि सरकार ने जांच कर ली है, सबूत इकट्ठा कर लिए गए हैं और सारे एविडेंस अदालत के सामने रखे जाएंगे। ये विशेष रूप से जो माइनॉरिटीज है उसमें घुसकर वहां पर अनरेस्ट निर्माण करना, वहां पर इंडोक्ट्रिनेशन करना, लोगों का इंडोक्ट्रिनेशन करके लोगों के माइंड्स को पोल्यूट करना, इस प्रकार के काम ये करते हैं। सीधे हिंसा में भी इनका हाथ है। विशेष रूप से पिछले समय महाराष्ट्र में जो त्रिपुरा में घटना ही नहीं घटी, उसके विजुअल्स तैयार करके मानो त्रिपुरा में मस्जिदें जलाई जा रही है, ऐसे गलत विजुअल्स डालकर महाराष्ट्र में भी इन्होंने दहशतगर्दी करने का प्रयास किया। यहाँ पर अलग अलग प्रकार से लोगों को भड़काने का प्रयास किया। कई प्रकार के गैर कानूनी धंधों में भी इनका हाथ है और ऐसे भी सबूत धीरे धीरे सामने आ रहे हैं कि इनके माध्यम से कुछ लोगों को टारगेट किया जा रहा था, कुछ लोग हिटलिस्ट पर रखे जा रहे थे। तो ऐसी कई चीजें इसमें है। विशेष रूप से इन्होंने फंडिंग की भी अपनी व्यवस्था की है, छोटे छोटे अकाउंट निकालकर उसके माध्यम से किसी के ध्यान में ना आए इस प्रकार से ये टेरर फंडिंग कर रहे थे। ऐसी कई चीजें बाहर आई है। तो ये सारी चीजों के ऊपर अब आने वाले दिनों में हम लोग कार्रवाई करेंगे। इनकी जो सारी संगठनाएं हैं, इससे ज्यादा भी संगठनाएं है या नहीं है, इसकी भी तफ्तीश की जाएगी और सब पे कार्रवाई की जाएगी। PFI पर सरकार ने पाबंदी लगा दी, इसके फैक्ट साफ है, इसके सबूत सामने हैं, फैसले का आधार सामने है और ये सबको दिखाई भी दे रहा है। सरकार ने अपने आदेश में कहा कि PFI आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है। PFI देश में कम्युनल टेंशन क्रिएट करने की साजिश रच रहा था, इसलिए PFI पर बैन लगाया गया। लेकिन जो लोग इस बैन का विरोध कर रहे हैं, वो सारे लोग इसे हिंदू मुसलमान से जोड़ रहे हैं। वो PFI पर बैन को एंटी मुस्लिम बता रहे हैं, मुसलमानों की आवाज को दबाने वाला फैसला बता रहे हैं। मुझे लगता है जब बात देश हित की हो तो फिर ऐसी अप्रोच ठीक नहीं है। ओवैसी हो, बदरुद्दीन अजमल हो, लालू प्रसाद यादव हो या फिर कोई और, किसी को यह नहीं समझना चाहिए कि वो जो कहेंगे देश के मुसलमान भाई और बहन और उलेमा और मौलाना उनकी बातों पर आंख मूंद कर यकीन कर लेंगे। और आज इस बात के सबूत सामने आए।
मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, पसमानदा मुस्लिम महाज, ऑल इंडिया तंजीम उलेमा इस्लाम, इंडो इस्लामिक हेरिटेज सेंटर और मुस्लिम नेशनल फोरम ने कहा कि पीएफआई पर पाबंदी लगाकर सरकार ने बिल्कुल सही काम किया। अजमेर में दरगाह शरीफ के दीवान सैयद जैनुल आबिदीन ने नौजवानों से कहा कि वो ऐसे एंटी नेशनल संगठनों से सावधान रहें। ये बहुत पहले लग जाना चाहिए था। 5 साल पहले जो इनकी एक्टिविटीज देश के खिलाफ जो षड्यंत्र रचे जा रहे थे उसके अंदर सामने आई हुकूमत वक्त के, तो उनको उसी वक्त इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन इन्होंने अपनी पूरी जांच पड़ताल के बाद इन्होंने जो कार्रवाई की है वो काबिल तारीफ है, ताकि किसी किस्म की कोई गुंजाइश इनके पास न रहे। ऑल इंडिया तंजीम उलेमा इस्लाम के चेयरमैन मुफ्ती मोहम्मद अशफाक कादरी ने कहा, जो भी देश विरोधी गतिविधियों का मुजरिम हो उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। सरकार ने पीएफआई पर बैन लगाकर अच्छा काम किया। उन्होंने कहा कि पीएफआई के कारण हजारों मुसलमान नौजवानों का भविष्य बर्बाद हो रहा था। जो बेकसूर हैं उनके साथ इंसाफ किया जाए, जो मुजरिम हैं उन्हें करार वाकई इंडियन कानून के हिसाब से सज़ा दिलाई जाए। मैं इसकी डिमांड करता हूँ। हालांकि हमने 2017-18 में हमारा मुतालबा तभी से है कि इस पर बैन लगना चाहिए, चूँकि पीएफआई सल्फी विचारधारा को फ़रोग़ देती है और जज्बाती नारे लाने के बाद सुन्नी, सूफ़ी, बरेलवी मुस्लिम नौजवानों को अपने साथ जोड़ लेती है। ऐसे बहुत सारे मौलानाओं, मुफ्तियों की बात मेरे पास में है, लेकिन समय नहीं है सारी बातें सुनाने के लिए। और सिर्फ ऐसा नहीं कि उलेमाओं ने, मौलानाओं ने सरकार के फैसलों को सपोर्ट किया, आम मुसलमान भी सरकार के फैसले से खुश नजर आए। ये मैं आपको दिखा सकता हूं। कानपुर में, मुंबई में, पुणे में, कई शहरों में जहां पर पीएफआई काफी एक्टिव है, मुसलमानों ने इस पाबंदी का सपोर्ट किया, सड़क पर निकलकर नारे लगाए। कई जगह तो मिठाइयां बांटी और पटाखे भी फोड़े गए। मुंबई में मुस्लिम महिलाओं ने पीएफआई पर बैन के सपोर्ट में मार्च किया और कहा सरकार ने बिल्कुल सही कदम उठाया है। पीएफआई ने ना आज तक लोगों को सिर्फ गुमराह करने का काम किया है। उसने बाहर देशों से फंडिंग की है और यहाँ के लोगों को, जो लोग बेचारे मजबूर है, परेशान है, पैसों को लेकर, रोजो रोजगार को लेकर, उनके जरिए लोगों को, हमारे हिंदुस्तान को गुमराह किया उसने। देश को सिर्फ बर्बादी की तरफ ले जाना चाहते हैं ये लोग। बाहर से जो फंड वगैरह जमा करके जो नौजवान हैं उनको गुमराह कर रहे हैं। आम मुसलमान कहते हैं कि पीएफआई के लोग मुस्लिम नौजवानों को गुमराह कर रहे थे। ये उन्होंने होते हुए देखा है। मुस्लिम संगठनों के नेता भी समझते हैं कि पीएफआई कोई साधारण संगठन नहीं है। इसे चलाने वाले चतुर चालाक हैं। सारे मुस्लिम संगठनों से अलग अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं, आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहते हैं। पीएफआई के लोग कानूनी पेचीदगियों को समझते हैं, इसलिए इन पर बैन लगाने से पहले सरकार ने पूरी तैयारी की और सावधानी भी बरती। सरकारी एजेंसियों के पास सबूत है। पीएफआई के संबंध अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों से रहे हैं। इनके लोग आईएसआईएस की तरफ से लड़ने के लिए सीरिया, इराक और अफगानिस्तान तक गए हैं। पीएफआई के वर्कर्स के खिलाफ 1300 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में पीएफआई के लोगों ने कई हत्याएं की हैं। केरल और तेलंगाना के जंगलों में पीएफआई ने अपने काडर की मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए कैंप बनाए हुए थे। खतरनाक हथियार और गोला बारूद के मामले में पीएफआई के 41 लोगों को कोर्ट ने सजा सुनाई है। पीएफआई को बाहर के मुल्कों से फंड मिलते हैं। इतना सब सामने आने के बाद इस संगठन पर पाबंदी लगाना लाजमी था। लेकिन आखिरकार एनआईओ को अपना केस अदालत में साबित करना होगा और पीएफआई जिस तरह के काम करती है उसे देखते हुए यह काम आसान नहीं होगा। दिल्ली में शराब घोटाले के केस में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें आज और बढ़ गई, क्योंकि घोटाले के आरोपियों पर शिकंजा एक एक करके कस रहा है। आज बड़े शराब व्यवसायी समीर महिंद्रू को अरेस्ट किया गया।
समीर महेंद्र को कोर्ट ने 9 दिन के रिमांड पर भेज दिया है, जबकि कल गिरफ्तार किए गए विजय नायर को अदालत ने 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा है। सीबीआई ने कोर्ट में दावा किया कि विजय नायर शराब घोटाले की अहम कड़ी है। सीबीआई ने कोर्ट में विजय नायर के फोन से सिग्नल ऐप पर की गई चैट के स्क्रीनशॉट्स पेश किए। अदालत को बताया कि सिग्नल ऐप हाईली एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप है। जांच एजेंसीज इस ऐप के थ्रू की गई चैट को आसानी से डिकोड नहीं कर सकती। जो चैट डिलीट कर जाए उसे रिट्रीव करना भी मुश्किल होता है। सीबीआई की तरफ से कहा गया कि विजय नायर ने अपने फोन की फॉर्मेटिंग चेंज की थी और इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रहे। विजय नायर की गिरफ्तारी सिर्फ इसलिए अहम नहीं है क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन के इंचार्ज थे। उनकी गिरफ्तारी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के करीबी माने जाते हैं। इसीलिए विजय नायर की गिरफ्तारी पर केजरीवाल बोले। उन्होंने कहा विजय नायर सामान्य सा कार्यकर्ता है, उसका एक्साइज पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं है। केजरीवाल ने कहा चूंकि विजय नायर गुजरात चुनाव के लिए भी आम आदमी पार्टी की रणनीति बना रहे थे, इसी डर से बीजेपी ने विजय नायर को अरेस्ट कर लिया। कल इन्होंने विजय नायर को गिरफ्तार किया। कौन है विजय नायर? आम आदमी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता है, हमारा कम्युनिकेशन का काम देखता है। पहले इसने पंजाब में बहुत अच्छा काम किया था, पंजाब में हमारी सरकार बन गई। अब विजय गुजरात का कम्युनिकेशन संभाल रहा था, गुजरात की सारी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बनाता था, गुजरात का सोशल मीडिया देख रहा था। उसको इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। कह रहे हैं कि उसने शराब घोटाला किया है दिल्ली में। मुझे समझ नहीं आता उसका शराब या शराब घोटाले से क्या लेना देना है। वो तो गुजरात का सोशल मीडिया देखता है, एक छोटा सा कार्यकर्ता है। पिछले कुछ दिनों से उसको रोज पूछताछ के लिए बुला रहे थे लोग। उस पर जबरदस्ती जोर जबरदस्ती डाला जा रहा था कि झूठ मूठ मनीष सिसोदिया का नाम ले लो, नहीं तो तुम्हें भी गिरफ्तार कर लेंगे। पर वो आम आदमी पार्टी का एक सच्चा कार्यकर्ता है, उसने झूठ बोलने से इनकार कर दिया, इसलिए कल इसको गिरफ्तार कर लिया। इन्हें 24 घंटे बस गंदी राजनीति करनी है। आजकल 24 घंटे इनका बस एक ही काम है, किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी को खत्म कर दो, आम आदमी पार्टी को कुचल दो, केजरीवाल को क्रश कर दो। आम आदमी पार्टी वालों ने पहले दिल्ली जीत ली, फिर पंजाब जीत लिया, अब ये गुजरात जीत जाएंगे, फिर पूरा देश जीत जाएंगे। केजरीवाल को रोको, आम आदमी पार्टी को कुचल दो। इनको बस यही एक काम बचा है। पहले उन्होंने सत्येंद्र जैन को एक पूरे फर्जी केस में गिरफ्तार किया, फिर उन्होंने अमानतुल्लाह को एक फर्जी केस में गिरफ्तार किया, कल इन्होंने विजय नायर को गिरफ्तार कर लिया। अब अगले हफ्ते ये लोग मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने वाले हैं। केजरीवाल कह रहे हैं कि विजय नायर का दिल्ली सरकार से या दिल्ली की शराब नीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस मामले की शिकायत सबसे पहले करने वाले मनजिंदर सिंह सिरसा ने जो कहा वो बिल्कुल उल्टी बात है। सिरसा का कहना है कि दिल्ली की शराब पॉलिसी बनाने में विजय नायर का बड़ा रोल था। विजय नायर ने ही अफसरों की रिकमेंडेशन को खारिज करवाया। सिरसा ने कहा अगर कोई गड़बड़ी नहीं है तो केजरीवाल बताएं सरकारी मीटिंग्स में विजय नायर शामिल था या नहीं। विजय नायर अगर सामान्य सा कार्यकर्ता है तो उसने अफसरों के साथ होटल्स में बड़ी बड़ी मीटिंग्स में हिस्सा लिया या नहीं। देखिए, विजय नायर वो आदमी है जिसने इस घोटाले को बनाने की नींव रखी। विजय नायर वो आदमी है जिसने जो गवर्नमेंट की पॉलिसी की रिपोर्ट सरकार के अफसरों ने बनाई थी, आईएएस अफसरों ने, जिसमें ये कहा गया था कि सरकारी काम जो है वो होलसेल करे, सरकार करे होलसेल का काम, प्राइवेट आदमी को होलसेल का काम ना दिया जाए। उन्होंने मॉडल दिखाया था कि किस तरह से कर्नाटका के अंदर सरकार होलसेल का काम करती है, तो फिर रिटेल में कोई गड़बड़ भी नहीं होगी और होलसेल के माध्यम से हम सारी पकड़ बनाए रखेंगे। इस पॉलिसी को विजय नायर ने अपने दबाव से अरविंद केजरीवाल जी के कहने पे और उनके मनीष सिसोदिया को डिक्टेट किया कि तुम ऐसा नहीं करोगे। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एक कमेटी बनाई, उस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की कमेटी जो हेड कर रहे थे मनीष सिसोदिया, उसने रद्द कर दी सरकारी अफसरों की वो दलील और वो रिपोर्ट जिसमें कहा गया था कि प्राइवेट को मत दीजिए। और उसमें ये रिपोर्ट में लिखा गया था कि अगर आप प्राइवेट को देंगे तो क्या क्या होगा, ऐसे मोनोपोली करेंगे, ऐसे पैसा इकट्ठा करेंगे, इनके ऐसे पकड़ हो जाएगी। तो और ये भी लिखा था कि एंड में इसका रिजल्ट क्या होगा। मैं ही आपके टीवी चैनल के माध्यम से ये सवाल पूछता हूँ, अरविंद केजरीवाल जी, क्या विजय नायर एक्साइज की मीटिंग के अंदर 30 तारीख को मनीष सिसोदिया के घर मौजूद था या नहीं मौजूद था?
अफसरों ने अपने स्टेटमेंट में बताया है। विजय नायर का क्या रोल था ओबराइस होटल में अफसरों को बुला के बात करने का? विजय नायर का क्या रोल था होटल लोधी में बैठकर ये डिस्कशन करने का पॉलिसी के ऊपर? विजय नायर का क्या रोल था ये सब जो लोग हैं ब्रिंडको का मालिक या बाकी कंपनियों, इन लोगों के साथ उसकी क्यों डिस्कशन हुई, क्यों उनके साथ चर्चा होती थी, क्यों मोबाइल में एक दूसरे से बातचीत करते थे? अगर वो कम्युनिकेशन का काम करता था तो शराब वालों से उसकी बातचीत क्यों होती थी? इसका जवाब तो विजय उनको देना चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी को। दिल्ली के शराब घोटाले में आज समीर महिंद्रू की भी गिरफ्तारी हुई और यह भी एक बड़ी बात है। हालांकि समीर महिंद्रू को सीबीआई ने नहीं, ईडी ने अरेस्ट किया है। समीर महिंद्रू पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। समीर महिंद्रू को भी मनीष सिसोदिया का करीबी माना जाता है। शराब घोटाले को लेकर जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें कहा गया कि समीर महिंद्रू ने मनीष सिसोदिया के खास दिनेश अरोड़ा की राधा इंडस्ट्रीज को 1 करोड़ रुपए की रकम ट्रांसफर की थी। इसके अलावा अर्जुन पांडे नाम के व्यक्ति ने विजय नायर के बिहाफ पर समीर महिंद्रू से करीब 4 करोड़ रुपए लिए थे। अर्जुन पांडे को भी मनीष सिसोदिया की कोर टीम का मेंबर माना जाता है। जब भी दिल्ली में एक्साइज पॉलिसी को लेकर करप्शन की बात उठी, केजरीवाल ने इस मामले को गुजरात के चुनाव से जोड़ने की कोशिश की। आज भी उन्होंने यही कहा। उन्होंने कहा कि सरकार ने विजय नायर को इसलिए पकड़ा क्योंकि वो आम आदमी पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता है जो गुजरात में पार्टी के प्रचार का काम देख रहा था। लेकिन यह आधा सच है। सवाल यह है, क्या किसी को इसलिए अरेस्ट न किया जाए क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता है? और क्या सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को इसलिए गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए कि वो बड़े कार्यकर्ता हैं, मिनिस्टर हैं और अच्छा काम कर रहे हैं? दूसरी तरफ का तर्क यह है कि दिल्ली में शराब की जो नीति बनी वो कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई थी। अब इस बात पर कोई यकीन नहीं करता कि इसके बदले पॉलिसी लागू करने वालों ने कारोबारियों से कोई फायदा नहीं उठाया होगा। इसलिए इस मामले की जांच पूरी होने का इंतजार करना चाहिए। चाहे ईडी हो या सीबीआई, आखिरकार उन्हें अदालत में सबूत पेश करने पड़ेंगे, अपना केस साबित करना पड़ेगा। केजरीवाल के बाद अब बात करते हैं कांग्रेस की मुश्किल की। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव में उम्मीदवारों को लेकर सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। अब दावा किया गया कि अशोक गहलोत दिल्ली आएंगे, सोनिया गांधी से बात करेंगे और सब कुछ सुलझ जाएगा। अशोक गहलोत को दोपहर 3 बजे दिल्ली के लिए रवाना होना था। 2-2 घंटे करके प्रोग्राम टलता रहा और अब जाकर वो जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना हुए। ये क्लियर नहीं है कि गहलोत ने खुद देर की या फिर सोनिया गांधी ने उन्हें मिलने का वक्त नहीं दिया। दिल्ली में तो इस मुद्दे पर खामोशी है, लेकिन जयपुर में आज दिन भर अशोक गहलोत और उनके ग्रुप के विधायक पूरी तरह एक्टिव रहे। गहलोत ने अपने कुछ करीबी मंत्रियों और विधायकों के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में शांति धारीवाल, प्रताप सिंह खचरियावास, विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी समेत कुछ और नेता शामिल थे। इनमें शांति धारीवाल और महेश जोशी वो नेता हैं जिनको पार्टी हाईकमान की तरफ से अनुशासनहीनता के मामले में नोटिस दिया गया है। वैसे तो नोटिस मिलने के बाद शांति धारीवाल और महेश जोशी के स्टैंड में कोई फर्क नहीं है। बदलाव सिर्फ इतना है कि वो बयान नहीं दे रहे। गहलोत कैंप से सिर्फ प्रताप सिंह खचरियावास मीडिया से बात कर रहे हैं। गहलोत के साथ मीटिंग के बाद खचरियावास ने कहा कि दिल्ली जाकर अशोक गहलोत पार्टी हाईकमान को उन 102 विधायकों की राय बताएंगे जिन्होंने राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बचाई थी। जहां तक 3 नेताओं को आलाकमान की तरफ से भेजे गए नोटिस का सवाल है तो ये घर की बात है और घर में सुलझा ली जाएगी। ये हमारा एक परिवार है और 102 विधायकों की भावना संगठन को, नेतृत्व को बतानी होगी तो सारी बताएंगे। 102 विधायकों के अभिभावक है वो। 102 विधायकों ने उनसे कहा था कि हमारी भावना, हमारा सम्मान, राजस्थान की जनता की आवाज, अभी राजस्थान के विधायकों की आवाज उठाना आपका काम है और वो काम वो करेंगे क्योंकि उन्होंने जबान दी थी राजस्थान के 102 विधायकों को। उनकी सारी बात हमारे केंद्रीय नेतृत्व से वो कहेंगे। अरे स्पीकर के पास इस्तीफे पड़े हैं एमएलए के, वो तो आपको पता है। स्पीकर सीपी जोशी जी मिले हैं और स्पीकर सीपी जोशी जी भी मिले हैं, मैं भी मिला हूं, डोटासरा जी भी वहीं पर थे, धारीवाल जी भी वहीं पर थे, महेश जी भी वहीं पर थे, रफीक खान भी थे, सब लोग, कई लोग मिले हैं। हमारे 3 नेताओं को जो नोटिस मिले, शांति धारीवाल जी हमारे संसदीय कार्य मंत्री हैं, हमारे
नरेश जोशी जी मुख्य सचेतक हैं, उनको जो नोटिस मिले हैं वो समझदार हैं। हमारे परिवार के मुखियाओं ने, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने वो नोटिस दिए। नोटिस देना उनका अधिकार है, उनका हक है। हमारे नेता अपने परिवार के सदस्यों को, कार्यकर्ताओं को नोटिस देंगे तो उसका जवाब वो देंगे। हम पार्टी नेतृत्व का सम्मान करते हैं, कांग्रेस नेतृत्व का सम्मान करते हैं। अजय माकन जी, खड़गे साहब हमसे दूर नहीं है, ना सोनिया गांधी जी हमसे दूर है। सब हमारे परिवार के सब हमारे परिवार के लोग हैं और उन नोटिसों का जवाब वो लोग दे देंगे। कांग्रेस हाईकमान की तरफ से धर्मेंद्र राठौड़ को भी नोटिस मिला है, लेकिन वो खुलकर बोल रहे हैं। धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा, जिन नेताओं ने बीजेपी के साथ मिलकर गहलोत की सरकार गिराने की कोशिश की, उन गद्दारों से तो कभी सफाई नहीं मांगी गई, लेकिन जिन लोगों ने बीजेपी की चाल को नाकाम किया, उन्हें नोटिस भेज दिया गया। मैं कांग्रेस का सच्चा और पक्का सिपाही हूं। मैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अशोक गहलोत इनका वफादार कार्यकर्ता हूं। उस वक्त जो गद्दार बीजेपी से मिलके जो बीजेपी का एजेंडा है, मोदी जी का और अमित शाह का, कांग्रेस मुक्त भारत का, जो चुनी हुई सरकारों को अपदस्त करने का जो घोड़ा उनका घूम रहा है, उस घोड़े की लगाम को यहाँ पकड़ी अशोक गहलोत जी ने। उस वक्त जो लोग गद्दार, ये जो आज मुख्यमंत्री बनने के सपने पाले बैठे हैं अभी तक, ये मानेसर चले गए। हरियाणा पुलिस जो बीजेपी की सरकार है, वहाँ खट्टर जी चीफ मिनिस्टर है, उनके प्रोटेक्शन में रहे। आज तक उन्होंने इनका कोई जवाब, कोई उसका सफाई नहीं दी। अब एक बात तो क्लियर है कि राजस्थान में अशोक गहलोत की जादूरी ने कांग्रेस हाईकमान के तिलिस्म को तोड़ दिया है। गहलोत के समर्थक विधायकों को अपने नेता पर इतना भरोसा है कि वो किसी और को हाईकमान मान ही नहीं रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं के मन में सवाल यह है कि गहलोत अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन फाइल करेंगे या नहीं, क्योंकि चर्चा यह भी है कि सोनिया गांधी गहलोत से नाराज हैं, इसलिए दिग्विजय सिंह को दिल्ली बुलाया गया है। अगर दिग्विजय ने पर्चा भरा तो हो सकता है कि गहलोत कांग्रेस के अध्यक्ष पद की रेस से बाहर हो जाए, लेकिन होगा क्या, ये तभी पता चलेगा जब सोनिया गांधी और अशोक गहलोत की मीटिंग होगी और खुद ये बताएंगे कि वो अब क्या करने वाले हैं। हालांकि कांग्रेस की एक मुसीबत खत्म नहीं होती, दूसरी शुरू हो जाती है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर टीएस सिंहदेव ने कह दिया कि न्याय तो छत्तीसगढ़ में भी होना चाहिए। टीएस सिंहदेव ने कहा कि राजस्थान में गड़बड़ी तो हुई है, कांग्रेस की परंपरा को तोड़ा गया है, ये ठीक नहीं है। जैसे पार्टी हाईकमान राजस्थान में सचिन पायलट के साथ न्याय कर रही है, वैसा न्याय छत्तीसगढ़ में भी होना चाहिए। दशकों से मैं भी इस पार्टी से जुड़ा हुआ हूं, परिवार भी पार्टी से जुड़ा हुआ है। पिछले 4-5 दशक से सक्रिय रूप से मैं पार्टी फोरम में अपनी भूमिका निभाता रहा हूं और ऐसे मसलों में मैंने हमेशा देखा कि एक तरीका होता है कांग्रेस पार्टी में काम करने का। हम हाईकमान पे अपना विश्वास व्यक्त करते हैं, एक लाइन का प्रस्ताव होता है कि हाईकमान पे हम निर्णय छोड़ते हैं कि उनको क्या करना है, और लगभग हर बार मैंने यही देखा। तो उस प्रक्रिया को तोड़ने का जो प्रयास हुआ वो बहुत ही निराशाजनक था और आपत्तिजनक भी है। सर, आपने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ में भी न्याय होना चाहिए, तो क्या इस स्टेटमेंट से ये समझा जाए कि जो एक लड़ाई जो चल रही थी, एक सफल चल रहा है, वो क्या वापस सब रीसर्फेस हो रहा है? रीसर्फेस वाली कोई बात नहीं है, न्याय तो हमेशा होना चाहिए। जिस बात को मैंने कहा, कोई ऐसी बात नहीं कही कि जो जीवन के हर पहलू में, हर समय, हर वक्त, हर व्यक्ति ना चाहता हो। टीएस सिंहदेव ने साफ साफ बता दिया कि कांग्रेस में एक ही लाइन का प्रस्ताव होता है। गहलोत ने यह परंपरा तोड़ने का पाप किया है। टीएस सिंहदेव राहुल गांधी के बड़े करीबी माने जाते हैं। टीएस सिंहदेव राज परिवार से आते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस चुनाव जीती थी, उस वक्त राहुल गांधी पहली बार वहां गए थे तो टीएस सिंहदेव ने मंच पर राहुल गांधी के पांव छुए थे। उन्हें उम्मीद थी राहुल गांधी उन्हें चीफ मिनिस्टर बना देंगे, लेकिन विधायक भूपेश बघेल के साथ थे। तब टीएस सिंहदेव से कहा गया था कि 2.5 साल बाद उनकी ताजपोशी होगी। 4 साल हो गए, भूपेश बघेल के पास विधायकों का समर्थन बना हुआ है और टीएस सिंहदेव बार बार दिल्ली आकर राहुल गांधी को उनका वादा याद दिलाते हैं। क्योंकि राजस्थान में लोहा गर्म है, इसलिए टीएस सिंहदेव ने भी कह दिया कि लगे हाथ छत्तीसगढ़ में
में भी न्याय हो जाए तो अच्छा, यानी उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो अच्छा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस हाईकमान का फोकस पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव पर है। परसों यानी 30 सितंबर को नॉमिनेशन की आखिरी डेट है और अभी तक सिर्फ शशि थरूर ही मैदान में दिख रहे हैं। कमलनाथ अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, मुकुल वासनिक से लेकर दिग्विजय सिंह तक सबके नाम की अटकलें हैं, लेकिन अभी तक पिक्चर क्लियर नहीं है। इस दौरान आज असम की बारपेटा सीट से कांग्रेस के एमपी अब्दुल खलीक ने आज पार्टी को एक यूनिक आइडिया दिया। अब्दुल खलीक ने कहा कि अगर गांधी परिवार से किसी को अध्यक्ष नहीं बनाना तो प्रियंका वाड्रा को अध्यक्ष बना दो, क्योंकि प्रियंका तो अब गांधी परिवार के मेंबर नहीं रही। मैं चाहता हूं प्रियंका गांधी वाड्रा को कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहिए। राहुल जी अभी नहीं बनना चाहते, कोई बात नहीं। राहुल जी बोलते हैं गांधी फैमिली से कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमारे परंपरा क्या कहते हैं, नारी शादी के बाद जो फैमिली में जाते हैं, जो परिवार में जाते हैं, वो परिवार के हिस्सा बनते हैं। तो आज के तारीख में प्रियंका जी वाड्रा फैमिली का बहू है, वो गांधी फैमिली के साथ नहीं है, वो गांधी फैमिली का हिस्सा नहीं है। गांधी जरूर था, लेकिन आज के डेट में गांधी फैमिली का हिस्सा नहीं है, वो वाड्रा फैमिली का हिस्सा है। तो इसीलिए मैं सोचता हूं कि प्रियंका गांधी वाड्रा या प्रियंका जी, जब राहुल जी नहीं बनेगा, सबसे बेहतर कैंडिडेट तो प्रियंका जी है। और मैं कॉन्सेंसस से हो या चुनाव से हो, मैं चाहता हूं प्रियंका जी अध्यक्ष बने। अब्दुल खालिक ने प्रियंका के समर्थन में उनके गांधी न होने का जो तर्क दिया, उसे तो मजाक में उड़ाया जा सकता है, लेकिन प्रियंका गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बनाने की जो बात उन्होंने कही, वो कांग्रेस के ज्यादातर कार्यकर्ताओं के, ज्यादातर नेताओं के दिल की बात है। लेकिन सब जानते हैं फैसला गांधी परिवार को करना है, इसलिए कोई खुलकर बोलता नहीं। वरना कांग्रेस के लोगों के दिल को टटोलो तो वो कहेंगे प्रियंका में करिश्मा है, एक बार पार्टी की कमान उन्हें दे दी जाए तो शायद कोई चमत्कार हो जाए। वैसे इस मामले में आरजेडी, समाजवादी पार्टी कांग्रेस से बेहतर है। चुनाव के चक्कर में न पड़ते, सबको पता है कि चुनाव कैसे होना है, जिसको अध्यक्ष बनना है वही नॉमिनेशन फाइल करेगा और फिर वोटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती। आरजेडी और समाजवादी पार्टी में यही होने वाला है। लालू प्रसाद यादव ने लगातार 12वीं बार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। अब उनके खिलाफ किसी ने पर्चा नहीं भरा और कोई भरेगा भी नहीं, इसलिए लालू यादव फिर से आरजेडी के निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। लालू यादव का पार्टी अध्यक्ष बनना तय था, पहले से ही सबको मालूम है, इसमें कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है। चाहे लालू यादव पर करप्शन के इल्जाम लगे, भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें सजा हो जाए, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कई तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं, लेकिन इन सब बातों का उनके सपोर्ट बेस पर कोई असर नहीं पड़ा और वो आज भी अपनी पार्टी के सबसे बड़े लीडर हैं। लालू यादव की तरह मुलायम सिंह यादव भी लंबे वक्त तक समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष रहे। मुलायम सिंह के बाद अब अखिलेश यादव ने पार्टी संभाल ली है। कल अखिलेश यादव भी एक बार फिर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बन जाएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए अखिलेश के सामने किसी ने दावेदारी पेश नहीं की है, इसलिए अखिलेश यादव अध्यक्ष बनेंगे और वही रहेंगे। यह सही है कि अखिलेश यादव की लीडरशिप में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लगातार तीन चुनावों में हार हुई है। तीनों चुनावों में अखिलेश यादव ने जो अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए वो फेल हो गए, लेकिन इसके बावजूद अखिलेश यादव के अलावा समाजवादी पार्टी में कोई ऐसा नेता नहीं है जो पार्टी की कमान संभाल सके, पार्टी को एकजुट रख सके, इसलिए उनका अध्यक्ष बनना काफी पहले से ही तय था। और अब मैं आपको दिखाता हूं कि अयोध्या में राम मंदिर बनाने का काम कहां तक पहुंचा है। असल में आज नरेंद्र मोदी ने कहा कि जल्दी ही अयोध्या में फिर से भगवान राम विराजित हो जाएंगे। प्लान तो यह है कि अगले साल दिसंबर तक गर्भगृह बनाने का काम पूरा हो जाए, इसी के हिसाब से काम हो रहा है। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं गर्भगृह की हैं। मंदिर के गर्भगृह को बनाने का काम तेजी से हो रहा है। 35% काम पूरा हो चुका है। 2024 में
मकर संक्रांति के दिन भगवान श्री राम की प्रतिमा को गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा और उसके बाद भक्त भव्य मंदिर में भगवान राम के दर्शन कर पाएंगे। इसीलिए आज प्रधानमंत्री ने कहा, मंदिर निर्माण की जो तस्वीरें अयोध्या से आ रही हैं वो रोमांचित करती हैं। भगवान श्री राम का मंदिर तेजी से आकार ले रहा है। भगवान राम के आशीर्वाद से आज जिस तेज गति से भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसकी तस्वीरें पूरे देश को रोमांचित कर रही है। ये अपनी विरासत पर गर्व, इसकी पुनः प्रतिष्ठा भी है और विकास का नया अध्याय भी है। आज अयोध्या का जिक्र इसलिए हुआ क्योंकि आज भारत रत्न लता मंगेशकर का जन्मदिन है। लता जी ने भगवान राम के सबसे ज्यादा भजन गाए हैं। आज अयोध्या में लता जी के नाम पर एक चौक का उद्घाटन योगी आदित्यनाथ ने किया और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो संदेश दिया। इस मैसेज में मोदी ने बताया कि लता दीदी अयोध्या में मंदिर बनने से कितनी प्रसन्न थी, उन्हें अयोध्या से और प्रभु श्री राम से कितना लगाव था। जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन संपन्न हुआ था तो मेरे पास लता दीदी का फोन आया था। वो बहुत भावुक थी, बहुत खुश थी, बहुत आनंद में भर गई थी और बहुत आशीर्वाद दे रही थी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिरकार राम मंदिर का निर्माण शुरू हो रहा है। आज मुझे लता दीदी का गाया वो भजन भी याद आ रहा है, मन की अयोध्या तब तक सूनी जब तक राम न आए। अयोध्या के भव्य मंदिर में श्री राम आने वाले हैं और उससे पहले करोड़ों लोगों में राम नाम की प्राण प्रतिष्ठा करने वाली लता दीदी का नाम अयोध्या शहर के साथ हमेशा के लिए स्थापित हो गया है। वहीं रामचरित मानस में कहा गया है, राम ते अधिक राम कर दासा, अर्थात राम जी के भक्त राम जी के भी पहले आते हैं। संभवतः इसलिए राम मंदिर के भव्य निर्माण के पहले उनकी आराधना करने वाली उनकी भक्त लता दीदी की स्मृति में बना है चौक भी मंदिर से पहले ही बन गया है। अयोध्या में सरयू नदी के किनारे नया घाट चौराहे को लता मंगेशकर चौक का नाम दिया गया है। यहां लता जी की याद में एक विशाल वीणा स्थापित की गई है। कांसे की बनी इस वीणा को 30 दिन के अंदर करीब 8.5 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। 40 फीट लंबी और 10 फीट चौड़ी 14 टन की इस वीणा पर देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती समेत 7 देवियों की मूर्तियां बनाई गई हैं। ये वीणा लता मंगेशकर को समर्पित की गई है। लता जी 92 साल की उम्र तक जीवित रहीं, इसलिए चौक पर बने पॉड में संगमरमर के 92 कमल बनाए गए हैं। इस पर लगे साउंड सिस्टम में दिन भर वो राम भजन बजेंगे जो लता जी ने गाए थे। राम की नगरी में लता जी का स्मारक बनाना योगी आदित्यनाथ ने एक अच्छा काम किया है। लता जी राम भक्त थी और अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के दर्शन के लिए जो लोग आएंगे वो जब जब लता चौक से गुजरेंगे तो लता जी की भक्ति, संगीत प्रति उनका समर्पण और उनकी सुरीली आवाज में उनके गाए भजनों को याद करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि नरेंद्र मोदी ने देश के रेलवे स्टेशन की सूरत बदलने पर का क्या प्लान बनाया है। अब रेलवे स्टेशन पर सफर की सिर्फ शुरुआत नहीं होगी, रेलवे स्टेशन पर शॉपिंग भी होगी, खाना पीना भी होगा, बच्चों के खेलने की जगह होगी। कुल मिलाकर जब तक आप रेलवे स्टेशन पर जाएंगे
तो सीधे प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के बजाय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में पहुंचेंगे। जब ट्रेन आएगी उसी वक्त आप लिफ्ट या एस्केलेटर से प्लेटफॉर्म पर जाएंगे। असल में सरकार अब रेलवे स्टेशन का कायाकल्प करने जा रही है। प्लानिंग है कि रेलवे स्टेशन अब सिर्फ रेलवे स्टेशन ना रहें, बल्कि ये एक होलसम एक्सपीरियंस दें। इसकी शुरुआत होगी देश के 3 सबसे बिजी रेलवे स्टेशन नई दिल्ली, अहमदाबाद और मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से। आज प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट पर मोहर लगाई। पहले फेज के लिए उन 199 स्टेशन को चुना गया है जहां एनुअल फुटफॉल 50 लाख से ऊपर है। यानी पहले फेज में उन 199 स्टेशन को रीडेवलप किया जाएगा जहां सालाना 50 लाख से ज्यादा मुसाफिर आते हैं। इनमें से 37 स्टेशन पर तो काम शुरू हो गया है, 42 के लिए टेंडर निकाले जा चुके हैं। सेकंड फेज में उन स्टेशन को चुना जाएगा जहां एनुअल फुटफॉल 10 लाख से ऊपर होगा। आज कैबिनेट की मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, रेलवे स्टेशन उस शहर की पहचान होते हैं, इसलिए उन्हें ऐसे रीडेवलप किया जाए कि शहर के लोगों को उन पर गर्व हो। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसे डेवलप किया जाना चाहिए कि वो अगले 50 साल की जरूरतों को पूरा कर सके। नई दिल्ली, अहमदाबाद और मुंबई के सीएसटी स्टेशन के रीडेवलपमेंट के सरकार ने आज 10,000 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन की मेन बिल्डिंग मोडेरा सन टेम्पल की तर्ज पर बनाई जाएगी और इसके आसपास कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। मुंबई के छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन की हेरिटेज बिल्डिंग से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। इसके आसपास बाकी चीजें डेवलप की जाएंगी। जबकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन कैसा होगा, इसकी एक झलक आज रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने दिखाई। आप भी देख सकते हैं, जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन रीडेवलप होगा, नया बनेगा, तो कैसा दिखेगा। दो जो डोम्स देख रहे हैं आप, ये दोनों डोम्स ऊपर की तरफ जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये डोम्स हैं स्टेशन के डोम्स। 4 फ्लोर्स होंगे उसमें, रूफ प्लाजा के 4 फ्लोर्स होंगे और उसके नीचे प्लेटफॉर्म्स। ये आप अगर देखेंगे, ये दोनों डोम्स स्टेशन के हैं और उसके चारों तरफ एक एलिवेटेड रोड्स का कॉरिडोर आपको दिखाई देगा। चारों तरफ आपको एलिवेटेड रोड का कॉरिडोर इसमें बनेगा। एंट्री से लेके एग्जिट तक एकदम सीमलेस फ्लो होगा ट्रैफिक का। ये अंदर से व्यू, रूफ प्लाजा 1, 2, 3, 4 व्यूज़ हैं। उसके अंदर जैसा विस्तृत तरीके से अगर आप देखें, बहुत सारे अच्छे स्पेशियस वेटिंग एरियाज़, फूड कोर्ट्स, बच्चों के खेलने के लिए अलग से जगह, जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए रखने की अलग से जगह, सेल्स की जगह, इस तरह से करके पूरा एक इंटरनेशनल तरीके से इसका डेवलपमेंट का प्लान बना है। जो भी पैसेंजर्स आएंगे वो रूफ प्लाजा के लेवल पे ही उतरेंगे, वहाँ पे वेट किया और जब गाड़ी आई तब एस्केलेटर से या सीढ़ियों से नीचे आके प्लेटफॉर्म पे आए और प्लेटफॉर्म पे आके गाड़ी पकड़ी, या फिर जब गाड़ी से उतरे तो प्लेटफॉर्म से रूफ प्लाजा पे चढ़े और उसके बाद में फिर जो एग्जिट है वहाँ से निकले। ये एक आइडिया है, उसी का कमाल है। स्टेशन वही होंगे, जगह वही होगी, ट्रैक वही होगा, प्लेटफॉर्म वही होंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक प्लेटफॉर्म से आखिरी प्लेटफॉर्म के बीच की जगह में सिर्फ फुटओवर ब्रिज जहां होते हैं, अब सरकार प्लेटफॉर्म के ऊपर स्लैब डालकर इसे मल्टी स्टोरी बना देगी। नीचे से ट्रेन चलेगी और उसके ऊपर शॉपिंग होगी। ये नरेंद्र मोदी का आइडिया है। आजादी के 75 साल बाद भी हमारे देश में रेलवे स्टेशन की हालत खराब थी। ना साफ सफाई, जबरदस्त भीड़ भाड़। रेल में चलने वाले ये मानकर सफर करते थे यही उनकी नियति है। लेकिन आज जो भविष्य के रेलवे स्टेशन की तस्वीर मैंने देखी वो अद्भुत है। इसके पीछे जबरदस्त प्लानिंग है। ये रेलवे स्टेशन न सिर्फ यात्रियों के लिए सुविधाएं प्रदान करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ पूरी दुनिया के सामने देश की प्रगति के सिंबल के तौर पर खड़े दिखाई देंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।